नमस्कार, मैं हूं हरि सिंह। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पंचायती राज के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में देखा था। अब हम लोग क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे। इस ग्राम पंचायत में तीन पंचायतें आती हैं। पहले को ग्राम पंचायत बोला जाता है, जिसे ग्राम सभा भी बोला जाता है, ग्राम सभा भी बोला जाता है। दूसरे को क्षेत्र पंचायत बोला जाता है, क्षेत्र पंचायत बोला जाता है। और तीसरे को जिला पंचायत बोला जाता है, जिला पंचायत बोला जाता है। जिस तरह ग्राम पंचायत था, उसी तरह क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत कार्य करती है और जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्य करती है। जिस तरह ग्राम पंचायत को हम लोगों ने देखा था, उसी तरह क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। तो क्षेत्र स्तर पर अर्थात ब्लॉक स्तर पर या अंचल स्तर पर या खंड स्तर पर या प्रखंड स्तर पर या तालुका स्तर पर, सारा नाम एक ही है। अर्थात क्षेत्र स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत कार्य करती है और इस क्षेत्र पंचायत को पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। जरूर ध्यान में रखिएगा इस बात को कि क्षेत्र पंचायत का दूसरा नाम क्या है, पंचायत समिति है। तो क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति, पंचायत समिति कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत समिति कार्य करती है। कहां पे? क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति कार्य करती है, जिसे पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र पंचायत समिति में एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं और अन्य बीडीसी सदस्य होते हैं। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और यह बीडीसी सदस्य ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्य। बीडीसी को हिंदी में क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। अर्थात क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम ही क्या है, बीडीसी है। ये ब्लॉक में या क्षेत्र पंचायत समिति में कार्य करते हैं। तो क्षेत्र पंचायत समिति में एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं और अन्य बीडीसी सदस्य होते हैं, जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए क्षेत्र पंचायत का गठन कैसे होता है। तो गठन किसका गठन? क्षेत्र पंचायत समिति का या क्षेत्र पंचायत का गठन कैसे होता है? तो राज्य सरकार या राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से, गजट के माध्यम से क्षेत्र पंचायत का क्या करते हैं, गठन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन करता है गठन? राज्य सरकार या राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन करते हैं। संरचना की बात करें तो विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल क्षेत्र पंचायत की संरचना निर्धारित करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार की विधानमंडल ने निम्नलिखित तरीके से इस क्षेत्र पंचायत की संरचना निर्धारित की है कि इस क्षेत्र पंचायत समिति में, अर्थात क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति कार्य कर रही है, तो इस क्षेत्र पंचायत समिति में एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉक प्रमुख होते हैं। बाकी अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। इन्हीं को बीडीसी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? बीडीसी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र पंचायत समिति में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। इस क्षेत्र पंचायत समिति में एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं, एक ही ब्लॉक प्रमुख होता है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, अर्थात बहुत सारे बीडीसी होते हैं एक ब्लॉक में। और इनकी संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है? प्रत्येक 2000 की जनसंख्या पर, अर्थात कम से कम 2000 की जनसंख्या कौन सा? जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, तो प्रत्येक 2000 की जनसंख्या पर एक बीडीसी या एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा। ध्यान में रखिएगा, इस पूरे ब्लॉक को 2000 की जनसंख्या पर, कम से कम 2000 की जनसंख्या पर बांट दिया जाता है। 2000 से अधिक भी हो सकता है, 2000 से कम नहीं होगा। अर्थात 2000 पर एक बीडीसी हो सकता है, उससे कम पे नहीं होगा। तो इस पूरे ब्लॉक को 2000 की जनसंख्या पर बांट दिया जाता है और इस तरह क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या निर्धारित हो जाती है। कुल कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 2000 की जनसंख्या पर एक बीडीसी सदस्य होगा। अर्थात पूरे ब्लॉक में बहुत सारे बीडीसी सदस्य होते हैं और एक ब्लॉक प्रमुख होता है। पहले यह व्यवस्था थी कि एक उप प्रमुख होता था, उप ब्लॉक
प्रमुख भी होता था, लेकिन वर्तमान में क्या यह पद समाप्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो गठन कौन कर रहा है? राज्य की विधानमंडल इसकी संरचना कौन निर्धारित कर रहा है? राज्य की विधानमंडल इसकी संरचना निर्धारित करेगा। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने कैसे निर्धारित किया? एक क्षेत्र में एक ब्लॉक प्रमुख होगा और बाकी क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, जिसे बीडीसी कहा जाता है। और इस क्षेत्र पंचायत समिति में कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जैसे क्षेत्र के विधायक, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्र के क्या विधायक, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक और क्षेत्र के प्रधान ये पदेन सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ध्यान रखिए, इनका चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये पदेन सदस्य होते हैं। इस क्षेत्र पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं कौन? क्षेत्र के सांसद इसके पदेन सदस्य होंगे, क्षेत्र के विधायक, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों। और उस क्षेत्र के जितने उस ब्लॉक में जितने गांव आते हैं, ग्राम सभा आती है, उसका हर एक ग्राम सभा का प्रधान होता है और उस प्रधान भी इस क्षेत्र पंचायत समिति में पदेन सदस्य होता है। तो 3 लोग पदेन सदस्य हैं, पहला सांसद, दूसरा विधायक, तीसरे उस क्षेत्र के प्रधान इस क्षेत्र पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसकी संरचना कैसे निर्धारित हुई? विधानमंडल ने नियम बनाकर इसकी संरचना निर्धारित की, जिसमें एक ब्लॉक प्रमुख होगा, बाकी अन्य जो सदस्य होंगे जिन्हें बीडीसी कहा जाता है या क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है, जो 2000 की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र पंचायत समिति में या क्षेत्र पंचायत में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे क्षेत्र के सांसद, विधायक और प्रधान इस क्षेत्र पंचायत में पदेन सदस्य होंगे, कार्रवाई में भाग लेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार इन लोगों को नहीं होता। अब आइए देखते हैं, गठन हो गया, संरचना हो गया, निर्वाचन। अब इनका निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन यहाँ पे नहीं होता। तो निर्वाचन, अगला निर्वाचन ब्लॉक प्रमुख का और बीडीसी के सदस्यों का निर्वाचन। तीसरा निर्वाचन कैसे होता है? तो बीडीसी सदस्य या इसे बोलते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। आप लोग चुनाव में भाग लिए होंगे या देखे होंगे, मत दिए होंगे। तो बीडीसी का चुनाव या क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक ही नाम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? जनता द्वारा किया जाता है। जबकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रत्येक बीडीसी सदस्य, एक बात और जान लीजिए, अगर उप ब्लॉक प्रमुख हो तो इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक प्रमुख और उप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? जो बीडीसी सदस्य चुनकर आते हैं, जीत कर आते हैं, बहुत सारे बीडीसी सदस्य हैं, अपने में से किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को उप ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं। अर्थात इनका इस ब्लॉक प्रमुख और उप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। बीडीसी जो चुन के आते हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को या अपने में से किसी एक व्यक्ति को, एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं और दूसरे को उप ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उप ब्लॉक प्रमुख का पद क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जानना है कैसे इनका चुनाव होता है, और जो पदेन सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते ही हैं। तो गठन हो गया, निर्वाचन समझ में आया कैसे होता है? बीडीसी का इंपॉर्टेंट है, बीडीसी का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक प्रमुख का अप्रत्यक्ष रूप से और उप ब्लॉक प्रमुख का भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गठन हो गया राज्य सरकार द्वारा, संरचना हो गई विधानमंडल द्वारा। निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आइए आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण कैसे लागू होगा? जैसे आप ग्राम पंचायत में देखे थे, ग्राम पंचायत में आपने देखा था, उसी तरह यहाँ भी आरक्षण लागू होगा। पहला आपने देखा था कि SC ST के लिए राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकती है,
इस क्षेत्र पंचायत में भी एससी एसटी के लिए राज्य सरकार क्या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगा ही। ठीक उसी तरह ओबीसी को राज्य सरकार चाहे तो जनसंख्या के आधार पर दे सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो चाहे तो दे सकता है। महिलाओं को, तीसरी बात, महिलाओं को 33% आरक्षण देना होगा। कितना? 33% आरक्षण देना ही होगा। चाहे राज्य सरकार चाहे तो 50% बढ़ा भी सकती है। यह आरक्षण क्या होगा? चक्रीय होगा। अगली बात, यह आरक्षण क्या होगा? चक्रीय होगा अर्थात प्रत्येक 5 साल पर क्या होगा? बदलता रहेगा। अगली बार ब्लॉक प्रमुख का पद क्या लीजिए, वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख का ओबीसी पुरुष हो तो अगली बार क्या होगा? ओबीसी महिला हो सकता है। अगली बार सामान्य हो सकता है, सामान्य पुरुष हो सकता है। अगली बार सामान्य महिला हो सकता है। अगली बार एससी महिला या पुरुष हो सकता है। इस तरह जो आरक्षण होगा चक्रीय होगा। जैसे आपने ग्राम पंचायत में देखा था उसी तरह यहाँ भी आरक्षण लागू होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश में एससी के लिए कोई आरक्षण नहीं है पंचायतों में, क्योंकि वहां एससी है ही नहीं, अनुसूचित जाति के लोग हैं ही नहीं, सब लोग एसटी में आते हैं, तो एसटी के लिए वहां आरक्षण है। तो गठन हो गया, संरचना हो गई, आरक्षण विधानमंडल ही निर्धारित करेगा, जैसा नियम बना के कर सकती है। अब आइए कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल का तो क्षेत्र पंचायत समिति का कार्यकाल, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रथम बैठक से इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल इसके प्रथम बैठक से, क्षेत्र पंचायत समिति की प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। सरकार जब चाहे, राज्य सरकार जब चाहे, कार्यकाल में राज्य सरकार जब चाहे इस क्षेत्र पंचायत समिति को विघटित कर सकती है, लेकिन विघटन के 6 माह के अंदर क्या कराना होगा? चुनाव कराना होगा। जैसे ग्राम पंचायत में था उसी तरह क्षेत्र पंचायत को कभी भी विघटित किया जा सकता है, राज्य सरकार विघटित कर सकती है, लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। लेकिन अगर कार्यकाल 6 माह ही बचा है तो तुरंत चुनाव करा, 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी नहीं है। इसी तरह बीडीसी सदस्यों का कार्यकाल भी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है किसका? बीडीसी, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। उसी तरह बीडीसी का कार्यकाल, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका भी कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। वह स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं, नहीं काम करेंगे, स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? किसको देंगे? तो यह बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख को त्याग पत्र देंगे। ब्लॉक प्रमुख को क्या करेंगे? त्याग पत्र देंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बीडीसी अपना त्याग पत्र किसे देंगे? ब्लॉक प्रमुख को देंगे। अब आइए देखते हैं ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल निर्वाचन के दिन से 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है, ध्यान में रखिएगा, ये निर्वाचन के दिन से है। ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल निर्वाचन के दिन से, ये सब था प्रथम बैठक से। बीडीसी का कार्यकाल प्रथम बैठक से, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल निर्वाचन के दिन से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इन्हें चाहे तो स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं कि ब्लॉक प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को देंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, तो ये ब्लॉक प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को देंगे। ब्लॉक प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्या हटाया जा सकता है। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। कौन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? यही बीडीसी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और विशेष बहुमत से क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। कैसे पास किया जाएगा? विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। बाकी अन्य बातें जिस तरह प्रधान को हटाया जाता है कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभिक 2 वर्ष के कार्यकाल में नहीं लाया जाएगा, अंतिम 6 माह के कार्यकाल में नहीं लाया जाएगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया या पास नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। बाकी सब सेम वही है। तो आपने देखा गठन राज्य सरकार, दूसरा संरचना देखा विधानमंडल निर्धारित करती है, तो कैसे निर्धारित करती है, तीसरा आपने देखा निर्वाचन, चौथा आपने देखा आरक्षण और 5वां आपने देखा कार्यकाल। अब आइए योग्यता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता
सेम उसी तरह है। योग्यता क्या, कम से कम 21 वर्ष हो, 21 वर्ष हो, 21 वर्ष हो। योग्यता कितनी होनी चाहिए, कम से कम उनकी एज या आयु उम्र 21 वर्ष हो। मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, दूसरा मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं, जैसे ग्राम पंचायत में शैक्षणिक शर्त लगाई गई कि कम से कम बीए पास ब्लॉक प्रमुख होंगे, ऐसा योग्यता लगाया जा सकता है। अर्थात ब्लॉक स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनके लिए शैक्षिक योग्यता राज्य सरकार लगा सकता है, जैसा कि राजस्थान और हरियाणा ने शैक्षिक योग्यता लगाई। ऐसी शर्त लगाई जा सकती है कि जिनके दो से अधिक संतानें हैं जिनकी, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी योग्यता लगाई जा सकती है, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या बैंक का बकाया हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है कि जिनके घर शौचालय नहीं है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये रहा योग्यता राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल क्या कर सकते हैं, योग्यता या शर्त निर्धारित कर सकती है। अब आइए बैठक। अगली बात क्या, बैठक कौन निर्धारित करेगा, तो विधानमंडल नियम बनाकर निर्धारित कर सकती है। बैठक या अधिवेशन कौन बुलाएगा, ब्लॉक प्रमुख बुलाते हैं। जब चाहे बुला सकते हैं, आवश्यक पड़े तो ब्लॉक प्रमुख बैठक बुला सकते हैं। और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, ब्लॉक प्रमुख शामिल होंगे, बीडीसी सदस्य शामिल होंगे, साथ जो पदेन सदस्य हैं कौन, क्षेत्र के विधायक, सांसद और क्षेत्र के क्या प्रधान, जितने गांव के हैं उतने प्रधान इस बैठक में भाग ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, बैठक कौन बुलाएगा, ब्लॉक प्रमुख बुलाएंगे। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्लॉक प्रमुख ही करेगा। अगर ब्लॉक प्रमुख नहीं है तो उप ब्लॉक प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है, तो जिसे जिलाधिकारी नामित करेंगे वो अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में क्षेत्र के सांसद, विधायक और प्रधान शामिल होंगे, लेकिन मतदान में भाग नहीं लेंगे। कोरम भी निर्धारित किया गया है कि 1/3 कम से कम सदस्य संख्या होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य होने चाहिए, तभी क्षेत्र पंचायत की बैठक होगी। इस तरह ये रहा क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। 2-3 बातें और जान लीजिए कि इस क्षेत्र पंचायत में, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इस क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र के सांसद, विधायक और प्रधान पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन बैठक में भाग लेते हैं। सदस्य भी होते हैं, बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं लेंगे। ध्यान में जरूर रखिएगा। एक नोट पॉइंट और भी समझ लीजिए कि क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति प्रशासनिक अधिकरण के रूप में काम करती है। प्रशासनिक इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रशासनिक अधिकरण के रूप में कार्य करती है। ये रहा क्या, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत। आपने देखा गठन कौन, राज्य सरकार या राज्यपाल करते हैं। आपने देखा संरचना विधानमंडल निर्धारित करती है। आपने देखा निर्वाचन विधानमंडल ही निर्धारित करती है। आपने देखा आरक्षण विधानमंडल निर्धारित करते हैं, कैसे किया है। आपने फिर देखा कि कार्यकाल इनका निर्धारण किया गया, विधानमंडल ही निर्धारित करती है। साथ साथ आपने योग्यता देखा और बैठक देखी। अब आइए जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत अंतिम पंचायत है ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की। जिला पंचायत जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्य करती है। जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति कार्य करती है या जिला परिषद काम करती है। कहाँ पे, जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति कार्य करती है। और जिला पंचायत समिति में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है और बाकी अन्य सदस्य होते हैं जिसे जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्य करती है, जिसे
जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति कार्य करती है और इस जिला पंचायत समिति में या जिला पंचायत में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। जिला पंचायत क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। बाकी अन्य सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन किया जाता है जनता द्वारा, जिन्हें जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। आइए इसका गठन, इसका भी गठन देख लेते हैं। गठन कैसे होता है? तो सेम उसी तरह है। गठन 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 कौन करेगा? राज्य सरकार या राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से। सेम उसी तरह है गठन, इसका भी गठन कौन करेगा? राज्य सरकार या राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से करेंगे। संरचना कौन निर्धारित करेगा? विधानमंडल इसकी संरचना निर्धारित करेगी। और उत्तर प्रदेश में इसकी संरचना निर्धारित की गई है कि ये जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत में ये जिला पंचायत है, मान लीजिए इस जिला पंचायत में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। जिला पंचायत क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। बाकी अन्य सदस्य होंगे जिसे क्या कहा जाता है? जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो दो इस तरह होते हैं। एक और होते हैं जिसे उपाध्यक्ष या उप जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह पद क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने जिला पंचायत की संरचना निर्धारित की। इस जिला पंचायत में जिला स्तर पर काम करती है। इस जिला पंचायत में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। बाकी अन्य सदस्य होंगे जिन्हें क्या कहा जाता है? जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। इनका निर्धारण, संख्या का निर्धारण कैसे होता है? तो प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या का, कितना? 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत सदस्य होगा। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कम से कम 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया जाता है। अधिक भी हो सकता है, लेकिन 50,000 से कम है तो जिला पंचायत सदस्य नहीं होगा। कम से कम 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत सदस्य होगा। अर्थात पूरे जिले को 50,000 पे बांट दिया जाता है और संख्या निर्धारित हो जाती है। तो प्रत्येक 50,000 की ये मतदाता सूची वाली जनसंख्या, 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत सदस्य होगा। और यह जिला पंचायत सदस्य अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष भी होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है जो इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह पद क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। एक बात और, इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं। क्षेत्र के सांसद इस जिला पंचायत में पदेन सदस्य भी होते हैं। क्षेत्र के सांसद, विधायक, चाहे वे सांसद लोकसभा का हो चाहे राज्य का हो, अगर जिले का है, क्षेत्र का है, विधायक चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, अगर उस जिले का है, और क्षेत्र के इस पूरे जिले के ब्लॉक प्रमुख इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? इस जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। कौन? क्षेत्र के सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख। यह बैठक में भाग लेंगे। जब भी जिला पंचायत की बैठक होगी उस बैठक में भाग लेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार इन्हें नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी संरचना विधानमंडल निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित की? कि पूरे जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होगा जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। कुछ सदस्य होंगे जिसे जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है, जिनका चुनाव होता है। और कुछ पदेन सदस्य होते हैं जैसे क्षेत्र के सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख, इसके पदेन सदस्य होते हैं। बैठक में भाग लेंगे, कार्रवाई में भाग लेंगे, लेकिन मतदान में भाग नहीं लेंगे। अब आइए देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। जिला पंचायत सदस्यों का जो जिला पंचायत सदस्य है, निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य है। जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? यह सभी जिला पंचायत सदस्य
आपस में मिलकर क्या जिला पंचायत सदस्य अपने में से ही किसी एक को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। तो इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किनके द्वारा? कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत जो सदस्य हैं अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जानना है कैसे इनका चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। अध्यक्ष का कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो ये निर्वाचित होते हैं, पहला प्रत्यक्ष रूप से और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से। अब आइए आरक्षण सेम है आरक्षण। जैसे ग्राम पंचायत में था, जैसे क्षेत्र पंचायत में था, उसी तरह यहाँ भी आरक्षण क्या है, सेम है। उसी तरह SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। OBC को राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया ही जाएगा और यह सब आरक्षण क्या होगा, चक्रीय होगा। पहले भी बात हो चुकी है, यह सब आरक्षण क्या होगा, चक्रीय होगा। ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति को पंचायतों में कोई आरक्षण नहीं है। अब आइए देखते हैं क्या कार्यकाल थोड़ा सा अंतर है। कार्यकाल समझिए, कार्यकाल इस जिला पंचायत का कार्यकाल, जिला पंचायत कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से 5 वर्ष। 5 वर्ष ध्यान में रखिएगा, प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। किसका कार्यकाल, जिला पंचायत समिति या जिला पंचायत का कार्यकाल जिला पंचायत की जब प्रथम बैठक होती है वहां से शुरू होती है और कब तक रहता है, 5 वर्ष तक रहता है। तो जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य सरकार जब चाहे इसे विघटित कर सकती है, भंग कर सकती है, लेकिन 6 माह के अंदर क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। अगर 6 माह ही कार्यकाल बचा है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी नहीं है, कई बार बात हो चुकी है। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। उनका भी कार्यकाल प्रथम बैठक से, किनका, जिला पंचायत जो सदस्य हैं, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, जिला पंचायत सदस्य का प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। या स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं, या अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से, ध्यान रखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से DPRO को सौंपेंगे। DPRO को जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपेंगे। किसके नाम से, जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र लिखेंगे, किसके नाम से, किसे संबोधित करेंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष को संबोधित करेंगे और यह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, DPRO को देंगे। कौन देगा, जिला पंचायत सदस्य। ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जिला पंचायत सदस्य प्रथम बैठक से 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन वो चाहे तो स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। अपना त्यागपत्र किसके नाम में संबोधित करेंगे, किसके नाम पे लिखेंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से लिखेंगे और जो त्यागपत्र देंगे वो DPRO को सौंपेंगे। किसके नाम से, जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल निर्वाचन के दिन से, जैसे ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन के दिन से 5 वर्ष था, उसी तरह निर्वाचन के दिन से 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन के दिन से, इंपॉर्टेंट है, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल निर्वाचन के दिन से 5 वर्ष होता है। और यह स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको देंगे, राज्य सरकार को सौंपेंगे, राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो ये रहा। और इस जिला पंचायत अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव विशेष बहुमत से, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत से मतलब 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। बाकी सब सेम है कि प्रारंभिक 2 वर्ष के कार्यकाल में इनका अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अंतिम 6 माह बचा हो तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ये रहा कार्यकाल। ध्यान रखिए, जिला पंचायत का कार्यकाल
प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, राज्य सरकार कभी भी भंग कर सकती है। जिला पंचायत सदस्य का प्रथम बैठक से 5 वर्ष, स्वयं इस्तीफा देंगे, किसके नाम से? जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से डीपीआरओ को सौंपेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल निर्वाचन होने के दिन से 5 वर्ष। ध्यान रखिए, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है उनका कार्यकाल निर्वाचन होने के दिन से 5 वर्ष होता है। एक शब्द ध्यान रखिएगा, ब्लॉक प्रमुख का भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा था, उनका भी निर्वाचन होने के दिन से 5 वर्ष कार्यकाल है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ और इनका भी कार्यकाल निर्वाचन होने के दिन से 5 वर्ष होता है। वो स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं, किसे देंगे? राज्य सरकार को देंगे। इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा? तो ये जिला पंचायत जो सदस्य है यही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अगला है गठन हो गया, संरचना, निर्वाचन, आरक्षण, कार्यकाल, योग्यता जैसे ग्राम पंचायत में योग्यता थी कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। जो चुनाव लड़ेगा वो कम से कम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। शैक्षणिक योग्यता लगाई जा सकती है, जैसे कि राजस्थान और हरियाणा सरकार ने लगाया है। अन्य भी योग्यता लगाई जा सकती है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, अन्य भी योग्यता लगाई जा सकती है। साथ साथ बैठक, अगला बैठक की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष कभी भी बैठक बुला सकता है। आपात स्थिति में कभी भी बैठक बुला सकता है। प्रत्येक 2 माह पर बैठक होती है, लेकिन कभी भी बैठक बुलाया जा सकता है और इस बैठक की अध्यक्षता वह स्वयं करेंगे। ठीक है, इस बैठक में सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो, चाहे वो पदेन सदस्य हो। अर्थात इस जिला पंचायत की बैठक में क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख जो पदेन सदस्य होते हैं इस बैठक में भाग लेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार उन्हें नहीं होगा। कोरम भी यहाँ निर्धारित की गई है, कितना? 1/3, कम से कम 1/3 सदस्य होना चाहिए। ये रहा ग्राम पंचायत में। आपने देखा क्या? ग्राम पंचायत जिसे ग्राम सभा बोलते हैं, आपने दूसरा देखा क्षेत्र पंचायत जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरा देखा जिला पंचायत। तीनों की टैली कर लेते हैं। ठीक है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। ध्यान रखिए, तीनों को आप देख लेते हैं। ग्राम स्तर पर कौन कार्य करता है? ग्राम पंचायत कार्य करती है। इनका गठन कौन करता है? गठन राज्य सरकार करती है या राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से करते हैं। आर्टिकल भी क्या है? 243B सबका वही है। 243B गठन राज्य सरकार या राज्यपाल, राज्य सरकार या राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से गठित करते हैं। संरचना आर्टिकल 243C यह भी राज्य सरकार करती है। और इसकी संरचना राज्य की विधानमंडल निर्धारित करती है नियम बनाकर। इसका भी विधानमंडल है, इसका भी विधानमंडल है और इनका भी, ग्राम पंचायत का भी विधानमंडल ही है। आरक्षण की बात कहाँ की गई है? निर्वाचन भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि कैसे सदस्यों का निर्वाचन होता है। यहाँ ग्राम प्रधान थे और सदस्य थे, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था ग्राम पंचायत में। जबकि क्षेत्र पंचायत में निर्वाचन क्या है? बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्या? अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह हो गया निर्वाचन। आइए आरक्षण इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 243D में आरक्षण की बात की गई है। सारे में एक ही तरह का आरक्षण है। ग्राम पंचायत में भी वही आरक्षण है, क्षेत्र पंचायत में भी वही आरक्षण है, जिला पंचायत में भी वही आरक्षण है कि SC/ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार नियम बना के कर सकती है। OBC को आरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो 50% बढ़ा सकते हैं। यह आरक्षण चक्रीय होगा। अरुणाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में या जिला क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में कोई आरक्षण नहीं है। किसके लिए? SC के लिए, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आ गया
कार्यकाल की बात 243 में किया गया है। 243 में ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से, इसकी प्रथम बैठक से, इसकी प्रथम बैठक से, इसकी प्रथम बैठक से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्य सरकार जब चाहे विकसित कर सकती है, लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव कराना ही होगा। अंत में अगर 6 माह ही बचा है कार्यकाल, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना कोई जरूरी नहीं है। साथ साथ प्रधान और सदस्य का कार्यकाल, ग्राम पंचायत में प्रधान और सदस्य होते हैं, इनका भी कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। जबकि यहाँ क्षेत्र पंचायत में बीडीसी का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। यह प्रधान अपना सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं और प्रधान अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपते हैं, अर्थात डीपीआरओ को सौंपते हैं, और इन्हें प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसी तरह बीडीसी अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? ब्लॉक प्रमुख को सौंपते हैं, और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल निर्वाचन होने के दिन से 5 वर्ष होता है, और वो अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं किसे? जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपते हैं। इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जाएगा, और वह अविश्वास प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। यहाँ जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से डीपीआरओ को सौंपेंगे, वो पत्र डीपीआरओ को सौंपेंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, इनका कार्यकाल निर्वाचन होने के दिन से 5 वर्ष होता है, और अपना ये त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? राज्य सरकार को सौंपेंगे, और इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। योग्यता, अगला योग्यता, इनका भी आर्टिकल 243 एफ है। योग्यता आर्टिकल एफ है, और योग्यता सबका ये एक ही योग्यता है, 21 वर्ष होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। बाकी सब वही है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जा सकती है, अन्य योग्यता निर्धारित किया जा सकता है। और बाकी है बैठक तो ग्राम सभा की भी बैठक बुलाई जाती है। कहाँ पे? प्रधान जी के मकान और दुकान पे नहीं, सार्वजनिक स्थान पे बुलाया जाता है। उसी तरह यहाँ भी बैठक बुलाई जाती है, यहाँ भी बैठक बुलाई जाती है। ध्यान रखना है, इस ग्राम पंचायत में कोई पदेन सदस्य नहीं होता। ग्राम पंचायत में कोई पदेन सदस्य नहीं होता। क्षेत्र पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन पदेन सदस्य? क्षेत्र का सांसद, विधायक, और कौन? क्षेत्र के प्रधान। इस क्षेत्र पंचायत के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, बैठक में भाग लेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार उन्हें नहीं है। उसी तरह जिला पंचायत में बैठक जब होगी, तो उस बैठक में क्षेत्र के सांसद, विधायक, और यहाँ ब्लॉक प्रमुख होंगे। यहाँ प्रधान थे, यहाँ ब्लॉक प्रमुख पदेन सदस्य होते हैं, बैठक और कार्रवाई में भाग लेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी कोरम 1/3 है। ग्राम पंचायत में भी, क्षेत्र पंचायत में भी 1/3 है, और जिला पंचायत में भी 1/3 है। और यह क्षेत्र पंचायत प्रशासनिक अधिकरण के रूप में कार्य करती है। ये रहा ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का तुलनात्मक अध्ययन। अब आइए इन पंचायतों के कार्य को देख लेते हैं। 5 मिनट और इन पंचायतों के कार्य को देख लेते हैं। कार्य, पंचायत के कार्य या अधिकार या शक्तियां, एक ही बात है। किसका? सबका। इस ग्राम पंचायत में सब आएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत, तीनों का कार्य एक ही है, एक ही तरह का है। क्या? इनका काम है गांव का विकास करना, क्षेत्र पंचायत का काम है क्षेत्र का विकास करना, जिला पंचायत का काम है जिला का विकास करना। और यह अधिकार प्रत्येक राज्य की विधानमंडल, अर्थात विधानमंडल नियम बनाकर अन्य अधिकार या जो अधिकार दिया गया है उसके अलावा भी अन्य अधिकार सौंप सकती है, कम कर सकती है, घटा भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। कौन बढ़ा सकता है? विधानमंडल नियम बनाकर ऐसा कर सकता है। क्यों विधानमंडल ही कराएगा? क्योंकि पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची पे नियम बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। तो विधानमंडल नियम बनाकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अर्थात पंचायतों के अधिकार और शक्तियां बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। क्या है? विधानमंडल ने नियम बनाकर कहा कि पहला कार्य ये बताया गया कि यह पंचायत क्या करेंगी? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय
न्याय के कार्यक्रम 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 तैयार करेंगे, कार्यक्रम तैयार करेंगे। ध्यान में रखिएगा, विधानमंडल ने निर्धारित किया कार्य कर जो भी अधिकार दे सकते हैं। कार्य क्या है इन पंचायतों का? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम तैयार करना, अर्थात क्षेत्र के आर्थिक विकास, ग्राम के या क्षेत्र के या जिला के आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय के कुछ कार्यक्रम तैयार करना। क्या? योजना बनाना। कुल मिला के कहना कि योजना, कार्यक्रम तैयार करना कि कैसे क्षेत्र का विकास हो सके, गांव का विकास हो सके, जिला का विकास हो सके। दूसरा अधिकार है इसी तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना। और इस क्रियान्वयन में, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, इसका सार या इसका सारांश इस कार्यक्रम में, इस क्रियान्वयन के कार्यक्रम में शामिल हो। अर्थात जो 29 विषय दिए गए हैं वो इसमें शामिल किए जाए। अर्थात इनका मुख्य रूप से 2 काम है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम तैयार करना, अर्थात योजना बनाना, तैयार करना और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय बताए गए हैं वो इसमें शामिल हो। साथ साथ विधानमंडल अन्य कार्य भी सौंप सकती है, जैसे वित्त संबंधी कार्य भी सौंप सकती है। विधानमंडल वित्त संबंधी कार्य कर सकती है कि कर लगाना, चुंगी लगाना, उन्हें वसूलना, लगाना और वसूलने का कार्य कर सकती है। साथ साथ एक निधि तैयार करना, क्या कराना? निधि तैयार करना, जहां पंचायत अपने धन को जमा कर सके, और भी कार्य सौंप सकती है। साथ साथ ध्यान रखिए, इन पंचायतों के वही कार्य हैं जो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं, वही इन ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के क्या है? कार्य हैं। अर्थात पंचायतों के वही कार्य हैं जो 11वीं अनुसूची में, जो जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर इसमें 29 विषय जो स्थापित किए गए थे, वही इन पंचायतों के कार्य हैं। कि इन सारे पंचायतों के यही क्या है? कार्य हैं। ग्राम पंचायत के हो, क्षेत्र पंचायत के हो या जिला पंचायत। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 29 विषय क्या है? कृषि से संबंधित है। बहुत सारी बातें हैं, 29 बातें हैं, जिसमें कृषि सुधार करना, भूमि सुधार करना, चकबंदी के माध्यम से, हकबंदी के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करना, पशुपालन की व्यवस्था करना, ये सब ग्राम पंचायत का कार्य है। ध्यान रखिए, जितने गांव में काम होते हैं या क्षेत्र स्तर पर काम होते हैं, जिला स्तर पर काम होते हैं, इस पंचायत समिति के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या क्षेत्र पंचायत के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा, वे सब काम इस पंचायत के कार्यों में आ जाएंगे। तो कृषि कराना, कृषि में सुधार करना, भूमि सुधार करना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, अन्य वन्य जीवों को देख रेख करना, वन लगाना, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, उन्हें क्रियान्वित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर क्या? अनाज उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना, परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाना, शैक्षणिक व्यवस्था करना, अर्थात प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर विद्यालय की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, जो अनपढ़ हैं उन्हें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें साक्षर बनाना, जो एजेड है उन्हें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षर बनाना, अन्य मृत्यु और जन्म का पंजीकरण कराना, अन्य कार्य हैं जैसे सड़क बनवाना, नाली बनवाना, जल निकासी की व्यवस्था करना। ये सब काम, जितना भी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, 15 अगस्त 26 जनवरी के उपलक्ष्य में या 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में या स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बाजार, हाट बाजार और मेला लगवाना, उस पर चुंगी लगवा सकते हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं, साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना इन पंचायतों का भी कार्य है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ध्यान ये रखना है कि लोक व्यवस्था स्थापित करना इन पंचायतों का कार्य नहीं है। लोक व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार का काम है, इन पंचायतों का कार्य नहीं है। जितना हमने गिनाया है सब 29 विषय ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आप सब जानते हैं गांव में क्या काम होते हैं, नाली बनवाना, सड़क बनवाना, जल निकासी की व्यवस्था करना, जल उपलब्ध कराना टोटी के माध्यम से या हैंड मार्का के माध्यम से, जैसे भी हो, ये सब कार्य राज्य
पंचायतों के हैं। अन्य काम भी सौंपे जा सकते हैं। विधानमंडल नियम बनाकर इन पंचायतों को अन्य कार्य सौंप सकते हैं और इन सब कामों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन कैसे आएगा? तो इसके लिए पंचायतों को कितना धन दिया जाए, कितना अनुदान दिया जाए, इस पर परामर्श देने के लिए, इस पर सिद्धांत निर्धारित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग इन पंचायतों को कितना धन दिया जाए, कितना अनुदान दिया जाए, कर से कितनी इनके भाग को उपलब्ध कराया जाए, तो इस पर परामर्श देने के लिए, इस पर कार्य करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और राज्य वित्त आयोग परामर्श देती है कि पंचायतों को, राज्य और पंचायतों के बीच करों का किस तरह बंटवारा किया जाए, किस तरह राज्य के समेकित निधि से पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाए, अन्य कार्य भी वित्त आयोग के परामर्श से किया जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है राज्य वित्त आयोग के परामर्श पर ही पंचायतों को धन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है कि वो परामर्श दे सके कि कितना पैसा, कितना अनुदान दिया जा सके। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। साथ साथ पंचायतों का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। पंचायत का चुनाव संघ का निर्वाचन आयोग नहीं कराता। राज्य इन पंचायतों का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह सब संवैधानिक संस्था है, संविधान में वर्णित है कि पंचायत चुनाव कराने का कार्य कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया है। विधानमंडल यह भी नियम बनाकर कर सकती है कि प्रत्येक पंचायत अपना खाता रखेंगे या लेखे रखेंगे, इसी खाता ही बोलते हैं, लेखे रखेंगे, इनका रख रखाव करेंगे और समय समय पर परीक्षण भी कराएंगे, अर्थात ऑडिट भी कराएंगे। तो खाता रखने का भी अधिकार दिया गया है पंचायतों को कि अपना खाता रखें, उनका समय समय पर ऑडिट भी कराएं, उन्हें सुरक्षित भी रखें। इसके साथ साथ राष्ट्रपति चाहे तो इस पंचायती राज व्यवस्था को या ग्राम पंचायत व्यवस्था को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर सकते हैं, तो वो लागू करते हैं। ये रहा पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। कुछ फैक्ट पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं, उसे भी आप जान लीजिए। 2-3 फैक्ट पॉइंट है। पहला फैक्ट पॉइंट यही है इस पंचायती राज व्यवस्था से या ग्राम पंचायत व्यवस्था से कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है कि पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। दूसरा पॉइंट यहीं से निकल के आता है, जब राज्य सूची का विषय है तो इस पे कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और राज्य सरकार विधानमंडल के माध्यम से क्या बनाता है? नियम बनाता है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची पे भी नियम बनाने का अधिकार किसे है? प्रत्येक राज्य की विधान मंडलों को है। तो दूसरा पॉइंट, इस राज्य सूची पे नियम बनाने का अधिकार या पंचायती राज पे नियम बनाने का अधिकार या ग्राम पंचायत पे नियम बनाने का अधिकार किसे है? राज्य की विधान मंडलों को है। अगला पॉइंट, कोई भी पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, कोई भी पंचायत हो, इन क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, ये सब कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पंचायतों के क्षेत्र का निर्धारण करना, घटाना, कमी करना, सीमा में परिवर्तन करना, कमी करना, बढ़ाना, जो भी करना हो, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी और इसके लिए अधिसूचना राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे। निर्णय राज्य सरकार लेगी और अधिसूचना नोटिफिकेशन कौन करेगा? राज्यपाल जारी करेंगे या इन्हीं के नाम से अधिसूचना जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला बात, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय,
कराने का निर्णय राज्य सरकार लेगी। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार लेगी कि पंचायत का चुनाव कब कराया जाए, कब हो, इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी। लेकिन पंचायत चुनाव कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा, पंचायत चुनाव कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं, भविष्य में आ भी सकते हैं। पहला, पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। जब राज्य सूची का विषय है तो दूसरा पॉइंट, इस पे नियम बनाने का अधिकार किसे है, प्रत्येक राज्य की विधान मंडलों को है। राज्य सूची का विषय है, वो अपना नियम बना सकते हैं। पंचायतों के क्षेत्र का, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, इनके क्षेत्र का निर्धारण कमी करना हो, बढ़ाना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य सरकार निर्णय लेगी। इसके लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे या नोटिफिकेशन या गजट के माध्यम से इसे अधिसूचित करेंगे। चुनाव, पंचायत का चुनाव कराना, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत, पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय काफी इंपॉर्टेंट है। चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेगी। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार लेगी और निर्णय राज्य सरकार लेगी। लेकिन पंचायत चुनाव कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आपने देखा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, उसका इतिहास क्या है, कैसे उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ग्राम पंचायत में क्या क्या आता है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम क्या है और ग्राम पंचायत क्या है। इसके अलावा आपने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन को देखा, संरचना को देखा, ठीक है, निर्वाचन को देखा, आरक्षण को देखा, कार्यकाल को देखा, योग्यता को देखा, बैठक, और अंत में आपने क्या, इन पंचायतों के कार्य क्या है, इन सब बातों की चर्चा हो चुकी है, आप लोग देख चुके हैं और समझ भी लिए होंगे। कुछ नोट पॉइंट जो एग्जाम के लिए जरूरी थे वो भी आपने देख लिया है। अगर आप इन सभी बातों को समझ लेते हैं, इन सभी टॉपिकों को मिला के समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस पंचायती राज व्यवस्था से या ग्राम पंचायत से कोई भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम नगर पंचायत की बात करेंगे, जिसमें नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है, नगर पंचायत समिति क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे, अर्थात नगर पंचायत के बारे में देखेंगे या समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।